सभ्यता की मुख्य मुख्य स्थल कौन से उसे देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल, चूंकि सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई थी वो कौन सा था भाई, हड़प्पा था, तो इसीलिए हम याद लिखेंगे हड़प्पा। ध्यान रखना, हम एक स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से जिन जिन स्थलों की खोज हुई है उनको लिखेंगे, क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, पहले बाद में आगे पीछे नहीं लिखेंगे, एक क्रमबद्ध लाइन वाइज लिखेंगे हड़प्पा। उसके बाद लिखेंगे मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य स्थलों की बात करें, हड़प्पा के बाद में हमने लिखा मोहनजोदड़ो। उसके बाद लिखेंगे हम चन्हूदड़ो। उसके बाद लिखेंगे हम आमरी। उसके बाद लिखेंगे हम कालीबंगा। उसके बाद लिखेंगे हम कोटदीजी। उसके बाद हम लिखेंगे लोथल। उसके बाद लिखेंगे हम सुरकोटड़ा। उसके बाद लिखेंगे हम राखीगढ़ी। उसके बाद लिखेंगे बनावली। उसके बाद लिखेंगे मांडा, और सबसे अंत में क्या लिखेंगे हम, धोलावीरा। इस बात को ध्यान रखिए, सबसे अंत में हम क्या लिखेंगे, धोलावीरा को लिखेंगे। ये मुख्य मुख्य स्थल है। सबसे पहले हड़प्पा की खोज होगी, फिर मोहनजोदड़ो, फिर चन्हूदड़ो, फिर आमरी, फिर कालीबंगा, फिर कोटदीजी, फिर लोथल, फिर सुरकोटड़ा, फिर राखीगढ़ी, फिर बनावली, फिर मांडा, फिर धोलावीरा। इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो मुख्य मुख्य स्थल है। प्रतियोगी परीक्षा में यहीं से सवाल बनता है। अब देखते हैं इनके खोजकर्ता कौन थे। तो हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे भाई, दयाराम साहनी थे। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। ठीक। मोहनजोदड़ो के, अच्छा, इनकी जो उपाधि थी वो राय बहादुर थी। ठीक है, दयाराम साहनी जी की जो उपाधि थी वो राय बहादुर थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। और ध्यान रखिए ये राखलदास बनर्जी कौन है, राखलदास बनर्जी वही शख्स है जो कि समुद्रगुप्त के बाद में एक शासक होगा रामगुप्त। उस रामगुप्त की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने का प्रयास जिस इतिहासकार ने मुख्यतः और सबसे पहले किया, वो व्यक्ति कौन है, वो इतिहासकार कौन है, डॉक्टर राखलदास बनर्जी। इस बात को ध्यान रखिए, 1924 में राखलदास बनर्जी ने समुद्रगुप्त के बाद में जो एक शासक आएगा रामगुप्त, जो निर्बल और अयोग्य शासक हुआ है, उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध करने का प्रयास किया था। अब इसके बाद बात करते हैं चन्हूदड़ो की। चन्हूदड़ो की जो खोज करता है वो कौन है, NG मजूमदार। कौन है, NG मजूमदार, यानी नन्नी गोपाल मजूमदार। इनका पूरा नाम है नन्नी गोपाल मजूमदार। और आमरी की भी खोज करता यही है, NG मजूमदार, नन्नी गोपाल मजूमदार। उसके बाद कालीबंगा का तो आपको पता ही है अमलानंद घोष है। और कालीबंगा की खुदाई कितने स्तरों में की गई, 5 स्तरों में की गई। पहला और दूसरा जो स्तर था वो प्राक हड़प्पा काल का था, और तीसरा, चौथा और पांचवा था वो हड़प्पा काल का था। प्राक हड़प्पा काल का मतलब होता है कि हड़प्पा के कालक्रम से भी पहले जिसके अवशेष हमें प्राप्त हुए वो कहां से हुई है, पहले और दूसरे स्तर से हुई है। और तीसरे, चौथे और पांचवें जो स्तर है उसकी जो अवशेष है, उन अवशेषों का जो कालक्रम है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। उसके बाद कोटदीजी की जो खोज करता है वो कौन है, फजल अहमद है। कौन है भाई, फजल अहमद। और उसके बाद बात करते हैं लोथल की, कौन है, रंगनाथ राव है। कौन है, रंगनाथ राव है। सुरकोटड़ा की कौन है, जगपति जोशी है। कौन है, जगपति जोशी। राखीगढ़ी की कौन है, राखीगढ़ी के आपके सूरजभान, डॉक्टर सूरजभान। ठीक है, डॉक्टर सूरजभान। बनावली की कौन है, RS विष्ट है। कौन है भाई, RS विष्ट है। और इनका पूरा नाम है रविंद्र सिंह विष्ट। और ये उत्तराखंड में जन्मे भारत के विख्यात इतिहासकार है, इस बात को ध्यान रखिए। और इन्हें 2013 में पद्म श्री भी पुरस्कार से नवाजा गया, जो भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है पद्म श्री, उससे नवाजा गया। उसके बाद बात करें मांडा की, तो मांडा की खोजकर्ता कौन है, जगपति जोशी है। ठीक है। और अंत में बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा की खोजकर्ता भी कौन है, आपके RS विष्ट है। कौन है, RS विष्ट है। इस बात को ध्यान रखिए। अब इनके खोजकर्ता हो गए
इन मुख्य स्थलों के नाम हो गए। अब इनकी खोज हुई कब थी वो देखते हैं। हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में, ठीक है। चनहूदड़ो की खोज हुई थी 1931 में, ठीक है। आमरी की खोज हुई 1935 में, ठीक है। कालीबंगा की 1953 में, ठीक है। कोट दीजी की 1955 में, ठीक है। लोथल की 1957 में, ठीक है। सुरकोटला की 1964 में, ठीक है। राखी गढ़ी की 1969 में, चलो ठीक है। बनावली की 1974 में, ठीक है। और मांडा की कब 1982 में। और अंत में कौन आएगा आपकी धोलावीरा। धोलावीरा की खोज कब होगी 1985 में। तो ये मैंने जो डाटा है वो आपके सामने रख दिया है। मुख्य स्थल जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, और सिंधु सरस्वती सभ्यता का हृदय स्थल भी हम एक हमारे शब्दों में कह सकते हैं कि मुख्य मुख्य जो ये स्थल है ना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं सिंधु सभ्यता में, क्योंकि लगभग जो सिंधु सभ्यता का जो पूरा आकार आकृति जो क्षेत्रफल है इन्हीं में समझ जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हड़प्पा कौन सी नदी किनारे भाई, रावी नदी के किनारे है। और रावी नदी कहाँ पे, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखना, ये आपके पंजाब प्रांत में है पाकिस्तान की। उसके बाद में मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी पर है। कौन सी नदी पे है, सिंधु नदी पर। और सिंधु नदी बात करें तो पाकिस्तान में। और इसके अलावा इस प्रदेश की यानी कि ये जो मोहनजोदड़ो है, इस स्थल की अवस्थिति कहाँ पे है, सिंध प्रांत में है, सिंध राज्य में पाकिस्तान के। उसके बाद में बात करें चनहूदड़ो, चनहूदड़ो भी किस नदी पर है, सिंधु नदी पर है। और ये भी कहां पर है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। आमरी की बात करें तो आमरी भी किस नदी किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। और ये भी कहां पड़ता है, सिंध प्रांत पाकिस्तान पड़ता है। कालीबंगा तो आपको पता ही है, घग्गर और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है और पीलीभीत तहसील में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कोट दीजी, तो कोट दीजी आपके कहां पड़ता है, ये भी सिंधु नदी पे पड़ता है। कोट दीजी कहां अवस्थित है, सिंधु नदी किनारे अवस्थित है और ये भी सिंध प्रांत में ही है। लोथल की बात करें तो लोथल भोगवा नदी के किनारे कहां है, भोगवा नदी के किनारे। और भोगवा नदी का संबंध किस राज्य से, गुजरात से। उसके बाद सुरकोटला की बात करें तो सुरकोटला भी कहां पे, आपके कच्छ के रण गुजरात से है। कहां से है, कच्छ के रण गुजरात से, ठीक। सुरकोटला कहाँ है, उपस्थित है, अवस्थित है, कच्छ के रण में अवस्थित है। और ये कहाँ है, गुजरात में। राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी आपकी हरियाणा के हिसार जिले में। और ये जो है घग्गर नदी पर अवस्थित मानी जाती है, यानी कि इसकी स्थिति जो है वो घग्गर नदी पर है, ठीक है। ये कहाँ बसी हुई है, घग्गर नदी पर। बनावली, अच्छा यहाँ लिखते हैं घग्गर नदी हरियाणा के हिसार जिले में। और बनावली आर स्विस्ट के द्वारा 1970 में। और ये जो स्थित है वो कहां पे, तत्कालीन जो सरस्वती नदी थी उसके किनारे ये बसी हुई थी। मांडा की बात करें, ये मांडा आपका पता ही आपको चिनाब, ये सबसे उत्तरी स्थल है इस सिंधु सरस्वती सभ्यता का। और मांडा चिनाब नदी किनारे है। और चिनाब नदी का संबंध किस राज्य से है, तो जम्मू कश्मीर से। उसके बाद अंत में बात करें धोलावीरा की, तो ये धोलावीरा का संबंध कहां से है, कच्छ का रण गुजरात से है। यानी कि धोलावीरा कहां बसा हुआ था, कच्छ के रण गुजरात में बसा हुआ था, ठीक। तो ये मुख्य स्थल, उनके खोजकर्ता, उनकी खोज कब हुई और इनकी अवस्थिति, ये किस नदी किनारे बसे हुए थे, इन सब बातों का हमने यहाँ जिक्र किया है। ये मुख्य मुख्य स्थल है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता की मुख्य मुख्य स्थल। जो इनका जो क्षेत्रफल है वो सिंधु घाटी या सिंधु सरस्वती या हड़प्पा सभ्यता की मुख्य जो लगभग क्षेत्रफल है उनका लगभग 3/4 भाग है ये। और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी प्रश्न यही से बनते हैं, इस बात को ध्यान की। अब अपनी बात करेंगे सिंधु घाटी या सिंधु सरस्वती सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। अच्छा, हमने किताबों में इसको इतनी बार सिंधु घाटी सिंधु घाटी सिंधु घाटी इतनी बार, मतलब कम से कम 50 बार पढ़ लिया होगा, कम से कम 50 बार। तो ये नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो कि हम 2020 के बाद 20, 21, 22 इन 3 सालों में इस नाम को ज्यादा प्रयोग में लेने लगे।
इस वजह से सिंधु सभ्यता के लिए मुख्यतः जो मुंह से निकलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता ही होता है, वो थोड़ा ध्यान रखना इस बात को। लेकिन जो पूर्णतः सही नाम होगा वो सिंधु सरस्वती सभ्यता ही होगा। हालांकि अन्य नाम बात की जाए तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं, अन्य नामों में सिंधु सभ्यता कह सकते हैं, अन्य नामों में सिंध सभ्यता कह सकते हैं, और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहला स्थल जिसकी खोज हड़प्पा में हुई थी, इस वजह से। ठीक है, अब मुख्य विशेषताओं में जो पहली बात तो यही मातृष्टात्मक थी, मातृष्टात्मक सभ्यता थी। मातृष्टात्मक सभ्यता, इसका मतलब होता है कि समाज और परिवार की जो मुख्य होगी वो माता या महिला होगी, उसे हम बोलते हैं मातृष्टात्मक। और इस सभ्यता में कारण ये किस आधार पर आप कह सकते हो कि सभ्यता मातृष्टात्मक थी? कारण ये है कि मातृ देवी की जो पूजा और मातृ देवी की जो कई मूर्तियां हैं और मोहरों पर मातृ देवी या नारियों का अंकन है, इस प्रकार के जो कुछ तथ्यों को हम आधार बनाकर कह सकते हैं कि ये सभ्यता किस प्रकार की थी, मातृष्टात्मक प्रकार की सभ्यता थी। उसके बाद में हम यहाँ देखेंगे ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी, प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक, अब प्रथम नगरीय सभ्यता, एक बात ध्यान रखना, आपको इस बात का बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी, लेकिन इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा किसने था, ये इंपॉर्टेंट है। इसको प्रथम नगरीय सभ्यता कहा था रामचंद्र गुहा ने। किसने कहा था? भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने। और इसके अलावा इनके एक सहयोगी कर्नल शूल ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल शूल ने। नाम लिख दिया मैंने, कर्नल शूअल। कर्नल शूअल और रामचंद्र गुहा ने सिंधु सरस्वती सभ्यता के लिए प्रथम नगरीय सभ्यता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। और रामचंद्र गुहा बड़े विख्यात इतिहासकार है। इनकी जो पुस्तक है मुख्यतः दो है, एक इंडिया बिफोर गांधी और इंडिया आफ्टर गांधी। ये जो दो पुस्तकें इनकी बड़ी चर्चित पुस्तकें है। इंडिया आफ्टर गांधी जो पुस्तक का प्रकाशन हुआ था वो 2007 में हुआ था, और इंडिया बिफोर गांधी जो पुस्तक है उसका प्रकाशन 2013 में हुआ था। इस बात को ध्यान की रामचंद्र गुहा की पुस्तकें। उसके अलावा ये क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता क्या थी? कांस्य युगीन, यानी कि मुख्यतः इस सभ्यता के अंदर जिस धातु का इस्तेमाल होता था वो क्या था? कांसा था। तांबे और रागे के साथ के मिश्रण से जिस धातु का निर्माण होता है वो क्या होती है? कांस्य। तो कांसा होती है, और कांस्य का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से, या मुख्यतः कांस्य का इस्तेमाल होने की वजह से इसे क्या नाम दिया गया? कांस्य युगीन सभ्यता का नाम दिया गया। उसके बाद सुनियोजित नगर नियोजन व्यवस्था, सुनियोजित नगरीय व्यवस्था, नियोजन व्यवस्था कहते हैं। जैसे आज की बात करें, आज आपके कोई शहर, आसपास के शहर में या आपके शहर में कहाँ नगर पालिका होगी, कहाँ नगर निगम होगा, कहाँ नगर परिषद होगी, कहाँ तहसीलदार का कार्यालय होगा, कहाँ और जो बड़े जितने भी अधिकारी जैसे पंचायत समिति होगी, ये जो सारे, या किसी और कंपनी का कोई मुख्यालय होगा वो कहाँ कहाँ होगा, या बड़ा कोई कॉलेज होगा, तो इनको बड़े ध्यान में रख के बनाया जाता है कि ये ऐसे क्षेत्रों में होंगे जहाँ जनता आराम से आ जा सके, या जहाँ पर अन्य जो सुविधाएं होती है वो क्या वो आपको प्राप्त हो सके, इन जगहों पर ही इनका निर्माण किया जाता है। तो ये कोलोनाइजेशन कहलाता है। आपके शहर में कौन सा मुख्यालय है, कौन सा कोई जो सरकारी जो कार्यालय वो कहाँ होगा, इनको जो जब बनाया जाता है शहर के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोलोनाइजेशन बोलते हैं। सड़कें, नालियाँ, ओवरब्रिज जो होते हैं, ओवरब्रिज या रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ये सब कहाँ होंगे, इनको प्लानिंग के तहत बनाना ही क्या कहलाती है? सुनियोजित नगर व्यवस्था कहलाती है। इस बात को याद रखिए, या कोलोनाइजेशन कहते हैं। अब इसके अलावा और बात करें, एक इसकी थी उन्नत जल निकासी। एक इसकी विशेषता होगी उन्नत जल निकासी प्रणाली। उन्नत जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि घरों का जो पानी होगा वो बाहर तो आएगा, लेकिन एक जगह ऐसे स्थान पर इकट्ठा नहीं होगा जिससे जो जन समूह है उनको दिक्कत का सामना करना पड़े। पानी का निस्तारण ठीक तरीके से, ठीक जगह पर और ठीक समय पर किया जाएगा, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो उन्नत जल निकास प्रणाली के तहत आती थी। इसके अलावा घरों का जो पानी था वो नालियों के माध्यम से जो निश्चित स्थान था वहां तक जाता था। इसके अलावा एक चीज और थी, नालियों के अंदर सोखते गड्ढे टाइप की कुछ गड्ढे होते थे, जिनमें एक जो मटकी होती है, उस मटकी के नीचे एक और मटकी, फिर एक और मटकी, इस तरीके से 5-6 जो मटकियां थी उनको स्टेप बाय स्टेप रख करके, और उनके नीचे जो उनका जो बॉटम पार्ट होता है मटकी का, जो एकदम
जो लास्ट पार्ट होता है इस प्रकार से, यहाँ एक छोटा सा छेद किया जाएगा, फिर दूसरी जो मटकी रखी जाएगी वो यहाँ रखी जाएगी इस छेद की इस तरीके से, फिर यहाँ छेद होगा, फिर तीसरी जो मटकी होगी वो यहाँ ऐसे रखी जाएगी, फिर चौथी मटकी इसके यहाँ छेद हो गया और चौथी मटकी फिर यहाँ रखी जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से जो जल निकास प्रणाली थी उसका एक पार्ट था कि जो गंदा पानी होगा, जो गंदगी होगी, वो एक तरीके से आगे या तो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, जिससे उनको सही तरीके से बाद में एक निश्चित समय पर उनका सही तरीके से निश्चित स्थान पर निस्तारण किया जा सकेगा। और जो पानी होगा, साफ पानी होगा वो, या जो गंदा पानी होगा वो इनमें क्या हो सकता है, कलेक्ट हो सके। इस तरीके से उन्नत जल निकास प्रणाली का भी एक क्या था, पार्ट था। मटकियों के नीचे मटकी, फिर मटकी के नीचे मटकी, इस तरीके से नालियों में व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ सामान्य विशेषताएं थी। जैसे एक और विशेषता की बात करें, इसी में उन्नत जल निकास प्रणाली के बारे में एक इतिहासकार है भारत के, डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी। उनका कहना है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में जिस प्रकार की उन्नत जल निकास प्रणाली पाई जाती है वैसी अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती है, सिवाय क्रीट की राजधानी मोसस को छोड़ करके। क्रीट एक देश है और उसकी राजधानी है मोसस। वहां की जो सभ्यता थी प्राचीन काल में, वहां की सभ्यता में भी सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंदर जिस प्रकार की उन्नत जल निकास प्रणाली पाई गई थी, ठीक उसी प्रकार की जल निकास प्रणाली भी क्रीट देश की जो राजधानी है मोसस, और मोसस में जो प्राचीन काल की सभ्यता थी वहां भी ऐसी व्यवस्था पाई गई थी। ऐसा कौन कहते हैं, डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी कहते हैं। तो सिंधु सरस्वती